नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल होने के लिए बेकरार है? क्या ओवैसी को यह एहसास हो चुका है बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है? क्या आम आदमी पार्टी की बीजेपी की बी टीम के तौर पर एंट्री मारने वाली है? दरअसल लोकसभा चुनाव में बना गठबंधन इंडिया बिहार में नहीं चल सका था। तब भी बिहार में महागठबंधन ही प्रभावी था क्योंकि इसके दलों ने ही मिलकर चुनाव लड़ा था। गठबंधन इंडिया में शामिल कोई दल बिहार में नहीं जुड़ा था। बिहार विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ही चल रहा है। यही कारण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से लेकर ओवैसी की पार्टी तक महागठबंधन और उसके सर्वे सर्वा लालू प्रसाद यादव की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। पारस लंबे समय से महागठबंधन की ट्रेन में प्रतीक्षा सूची का टिकट लिए बैठे हैं। पारस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब ओवैसी की पार्टी ने भी यहीं का टिकट कटा लिया है। ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। उन्होंने ये पत्र ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल करने के लिए लिखा है। हालांकि लालू यादव की ओर से ना कह दिया गया है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता आखिर ओवैसी की नेता चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं। क्या इस चिट्ठी के जरिए ओवैसी बिहार के मुसलमानों के बीच अपने ऊपर से बीजेपी की टीम का लेबल हटाना चाहते हैं? ओवैसी को भी मालूम होगा ही राहुल और लालू किसी भी कीमत पर महागठबंधन में उन्हें एंट्री नहीं देंगे। इसके पीछे मुस्लिम वोट बैंक भी हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से थी। जीतने के बाद धोखा नसीब हुआ तो दूसरी तरफ चले गई। हालांकि इस बीच सहनी को मंत्री पद का आनंद भी प्राप्त हुआ। लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी सही मायने में तेजस्वी यादव के चुनावी हमसफर बन रहे हैं। साय की तरह साथ रहे। एनडीए का देशी स्तर पर मुकाबला कांग्रेस से था, लेकिन बिहार में तेजस्वी के साथ तो सहनी ही असल लड़ाई में थे। तो तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए महागठबंधन की बैठक में मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव साथ लिए चलते रहे। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर महागठबंधन में जाने की सोच लिए पटना आए पशुपति कुमार पारस तभी से महागठबंधन की प्रतीक्षा सूची में है। मिलने को वो लालू तेजस्वी से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन अब भी महागठबंधन में उनकी एंट्री का इंतजार ही है। पशुपति पारस को मौखिक आश्वासन कई बार मिल चुका है, लेकिन महागठबंधन की बैठक तक वह नहीं पहुंच सके। महागठबंधन खासकर राष्ट्रीय जनता दल ही उन पर भरोसा नहीं कर सकी। पारस लोकसभा चुनाव के पहले भतीजे चिराग पासवान को तरजीह मिलने से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ओर से मिली केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ आए थे, लेकिन अब महागठबंधन में बात नहीं बनी तो वह कुछ समय के लिए वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के आसपास मंडराते दिख रहे हैं। इसी तरीके का प्रयोग अगर ओवैसी की पार्टी को लेकर करें तो एक बार की नजर आता है कि महागठबंधन के सभी दल इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है। बी टीम कहने के पीछे तर्क भी रहा है कि बीजेपी या उससे जुड़े दलों के सामने लड़ रही पार्टी को ही अब तक इसके कारण नुकसान हुआ है। अब भी जब ओवैसी की पार्टी ने खुलकर महागठबंधन के सभी दलों को अपनी चाहत बताई, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं ओवैसी की पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा के लिए काम करने का रहा है। इस बार सेकुलर वोट वैसे भी कहीं नहीं जा रहा है, तेजस्वी यादव के साथ है। ऐसे में गैर सांप्रदायिक ताकत जब तेजस्वी यादव के साथ है तो किसी नए दल के प्रवेश का फैसला आगे पीछे देखकर ही लिया जाएगा। बिहार के पिछले चुनाव परिणाम को देखें तो ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी। ये विधायक बिहार विधानसभा में महागठबंधन की तरफ नहीं थे, सत्ता के साथ तो नहीं ही थे। ऐसे में इनमें से 4 को तेजस्वी यादव ने अपने साथ बुला लिया। ये बुलावा सरकार बनाने के नजरिए से काम नहीं आया, लेकिन संदेश चले गया कि ओवैसी की पार्टी के टिकट पर जीते इन 4 की आस्था ओवैसी के प्रति कम थी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तरह लालू प्रसाद यादव मनमाने तरीके से सीटें नहीं बांटने लगे। इसे ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने शुरुआत में ही इसकी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। यही कारण है भले ही ओवैसी ने महागठबंधन के सभी दलों के सामने इच्छा जाहिर की है, लेकिन कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर कह रहे हैं कि कोई एक पार्टी इसका फैसला नहीं लेगी। बिहार चुनाव में दोनों ही तरफ के गठबंधन में रार तो सीट बंटवारे पर ही
होनी है। एनडीए के अंदर दल तय हैं, बाकी बचे दलों में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी को छोड़ सभी के पास महागठबंधन ही विकल्प है। ऐसे में जो दल जिसे एंट्री दिलाएगा, पिछले चुनावों के पैटर्न से वह अपने ही खाते की सीटें उसे देंगे। जैसे वीआईपी को यहाँ आरजेडी कोटे से सीटें मिली थी, तो आरजेडी से पारस या ओवैसी की पार्टी को हरी झंडी में सीटें बांटने का संकट ही शायद असल मुद्दा है। आम आदमी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उसका मकसद तो बीजेपी को हराना है, लेकिन मुझे लगता है चुनाव में कूदने से नुकसान तो आम आदमी पार्टी महागठबंधन में शामिल पार्टियों को ही पहुंचाएगी। गुजरात और हरियाणा इसके उदाहरण है। तभी तो कांग्रेस आपको बीजेपी की बी पार्टी कह रही है। नहीं, कुछ नहीं, भाजपा की बी टीमें है, दिल्ली में बर्बाद हो गए, खुद अपना चुनाव हार गए, दिल्ली में बाहर कर दिया दिल्ली ने, वो बिहार आकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैडम बिहार पहुंची है, इससे पहले बिहार की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुए उसके लेकर भी आवाज उठाते हैं। क्या लगता है चुनाव में ये सब बिहार के लिए मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, बिहार में एक उबाल आ चुका है। विधानसभा का ये एनडीए की सरकार का अंतिम सत्र जुलाई में होगा, अंतिम सत्र है। इंडिया अलायंस की सरकार वापसी करेगी और आज जो अन्याय, अत्याचार, नाबालिग बेटियों के, दलित बेटियों के बलात्कार, सुनवाई नहीं, अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने से 9 साल की दलित बेटी ने दम तोड़ा है पटना के अस्पताल के बाहर। सरकार को घेरेंगे, जवाब देना होगा। आज और कल हम पूरा शीर्ष नेतृत्व पटना में आ चुके हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं हूं, हमारे सभी लोग हैं। हम लोग उस पर बात करेंगे, महिलाओं के मुद्दे पर। अध्यक्ष जी आपसे बात करेंगे चुनाव को। अब तक कांग्रेस और आरजेडी ओवैसी को पीएम मोदी की बी टीम कहते थे। अब इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, वो है आम आदमी पार्टी। वैसे एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से ओवैसी की ख्वाहिश महागठबंधन में शामिल होने के लिए मचल रही है, बार बार वो कह रहे हैं कि महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उससे ऐसा लग रहा है हो ना हो बीजेपी से उन्हें ये टास्क मिला है। इसी तरह आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हुई है। उनकी सक्रियता को देखकर ही तो कांग्रेस उन्हें बीजेपी की बी टीम कह रही है। अगर ऐसा है तो बीजेपी घबराई हुई है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। इसके लिए हम लड़ने को तैयार है, जान देने को तैयार है। देश के लिए गांधी जी जान दिए, देश के लिए इंदिरा गांधी जान दी, देश के लिए राजीव गांधी जान दी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास कोई एक आधा आदमी तो मरा है आरएसएस में, बीजेपी में मरा है, आरएसएस बीजेपी में। ना ये लोग आजादी के वक्त काम नहीं करे, अब काम नहीं करे, हमेशा माफी मांगना यही उनका काम है। और आज हमको बार बार ये कहते हैं कि बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन बाद में घर में चुप बैठते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी कभी ऐसी नहीं बैठी। अमेरिका से 7th फ्लीट आया, इंदिरा गांधी जी ने डरी नहीं, वो बोली आने दो। सभी लोग एक होए, एक होकर डराने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी जी कभी डरी नहीं, कभी झुकी नहीं, और वो बोली आने दो, कोई आने वाला है, मैं बांग्लादेश को लिबरेट करके छोड़ूंगी, आजादी दिला के छोड़ूंगी, ये उन्होंने कहा और दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं, भाषण देना और भाषण दे के फिरते रहते हो। और एक मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। इनके फॉरेन पॉलिसी के वजह से, फेल्यूर के वजह से हमारे को सब तरफ से दुश्मन बने हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ आज नेपाल भी हमसे दूर हो रहा है। हर लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, हमको घेर लिए हैं। और मोदी जी आप कहाँ हैं? आप कोई टोपी पहनाता तो टोपी पहन के जा रहे, कोई गले में कुछ हार डालता, क्या है बोलते उसको, सिक्का डाल के वो डाल लेते फिर रहे। और
8 राष्ट्र को ये जाने वाले हैं, ये लेकिन इस देश के लोगों की तरफ वो नहीं देख रहे, किसानों को नहीं देख रहे। मेरे भाइयों, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, संविधान है। इस संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब ने मिलकर मेहनत की। यहाँ तेलंगाना में तो हर जिले में हमारे लोग गए हैं, हर बूथ पे गए हैं, हर गांव पे गए हैं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये लेकर हर गांव को फिरे। ये हमारा काम है। और दूसरा हूं, मोदी जी को मैं और एक बात पूछ के मेरे चंद शब्द को खत्म करता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, मोदी जी, आप जो वायदे करते हैं, जो कहते हैं, वो एक भी नहीं करते।